NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। लघु उद्योग भारती के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसरिया जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र जी, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री श्री सुधीर दाते जी, अखिल भारतीय सचिव श्री काशीनाथ सिंह जी, संघ के क्षेत्र कार्यवाह डॉक्टर मोहन सिंह जी, संघ के दक्षिण बिहार पान प्रचारक श्री निराला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री श्री अजय कुमार शर्मा जी, पटना के जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र कुमार वत्स जी, जिला महामंत्री श्री अमर जायसवाल जी और बिहार के अनेक जिलों से आए हुए लघु उद्योग भारती के मित्रों, बांधवों, भाई मित्रों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज लघु उद्योग भारती के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में या रजत जयंती वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका मिला है। मित्रों, रविंद्र जी ने बहुत विस्तार से बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। इसके परे भीमसरिया जी ने भी अनेक बातों का उल्लेख किया है। एक तो मित्रों, जो स्टेट बैंकर्स कमेटी की बैठक होती है उसके अंदर अभी तक लघु उद्योग भारती को आमंत्रित नहीं किया गया था। BIA के लोग आ रहे थे और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी शामिल हो रहे थे, लेकिन मैं रविंद्र जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि अभी जब भी बैठक होगी और आगे जो भी बैठकें होंगी उसमें लघु उद्योग भारती के भी 2 लोग जो हैं तो बड़े बड़े औद्योगिक संगठन, फिक्की, एसोचैम, ये जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनकी समस्याओं को तो वो लेकर चलते हैं, लेकिन उनको छोटे उद्योग जो MSME जिसको करते हैं उनकी समस्याओं से न तो वो वाकिफ हैं और न कभी उनकी समस्याओं को उठाते हैं। और इसलिए या तो GST के दौरान भी मैंने देखा और बिहार सरकार मंत्री के भी नाते मैंने देखा कि लघु उद्योग भारती जिन मुद्दों को उठाती है वो जमीन से जुड़े बहुत व्यवहारिक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको हमेशा से उठाने का उन्होंने काम किया है। कि निराश मत होइए, मांगते रहिएगा तो आज 1 मांग, कल 2 मांग, कल 3 मांग और सारी मांग मानी ली जाएगी एक बार तो बचेगा क्या? फिर आप क्या करेंगे? मित्रों, लेकिन बहुत सारी बिहार के बारे में 2 बातें बड़ी स्पष्ट यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तुरंत हम कह देते हैं गुजरात में ऐसा हो गया, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। हर राज्य की परिस्थिति बड़ी भिन्न है। जब बिहार झारखंड एक राज्य था तो जो उद्योग थे वो दक्षिण बिहार में थे। जितने भी प्रमुख उद्योग थे, छोटे या बड़े, अधिकांश जो थे कराची, जमशेदपुर, धनबाद, जो भी इलाका था वहां था। और आज हम जिसको बिहार कहते हैं, उत्तर बिहार या आज का इलाका है, यह मुख्य रूप से कृषि पर आधारित क्षेत्र था। तो बिहार का 2 हिस्सा था, एक था दक्षिण बिहार जो उद्योग बहुल क्षेत्र था और ये इलाका था जो कृषि पर आधारित क्षेत्र था। तो एक तो यह बात ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात यह कि दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किसी एक वर्ग किलोमीटर में, दुनिया की बात करो, भारत तो छोड़ दीजिए, वो बिहार के अंदर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 1103 लोग रहते हैं। ये 2011 की जनगणना है। अगली जनगणना आते आते बढ़कर हो जाएगा 1250-1300 और ऑल इंडिया एवरेज है 350 या 400 का। यानी 1 वर्ग किलोमीटर
पर 1150 लोग रहते हैं। और अब गुजरात चले जाइए, आंध्र, तेलंगाना 400, 450। आप उनको अभी कहिए कल सुबह वो 500 एकड़ जमीन आपको दे सकते हैं। इसलिए तुलना करते समय हर राज्य की जो स्थितियां हैं उनको नहीं ध्यान रखेंगे तो आपको निराशा भी होगी और आपको लगेगा कि सब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ की लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। 1 एकड़ से भी कम यहाँ की औसत जो जमीन का रकबा है वह 1 एकड़ से भी कम है। अब उसका परिणाम क्या, अगर 50 एकड़ जमीन चाहिए तो 50 लोगों से आपको मिलना पड़ेगा, तब जाकर 50 एकड़ जमीन ले पाएंगे। और बाकी राज्यों में क्या, एक आदमी के पास 50 एकड़ जमीन, 100 एकड़ जमीन। तो बिहार के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई चीज, सबसे कठिन चीज है तो वो है जमीन। और चूंकि खेत यहाँ पर जमीन बहुत उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल लैंड है, तो लोगों का जमीन से जो लगाव है, 2-3 चीनी मिलों को छोड़कर कोई भी चीनी मिल लगाने के क्षेत्र में नहीं आया। तो अब हम लोगों ने तय किया है कि जो चीनी मिल की जमीन है वो जमीन के 2442 एकड़ जमीन है, वो जमीन हम बियाडा को स्थानांतरित कर रहे हैं और ये बहुत जल्द ट्रांसफर हो जाएगा। तो बिहार जैसे राज्य में अगर 2442 एकड़ जमीन अगर बियाडा को प्राप्त हो जाती है तो आने वाले बहुत सारे उद्योगों को हम जमीन उद्योग लगाने के लिए दे पाएंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कारण कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं, कुछ हद तक हम और जमीन की कमी है उसको हम दूर कर पाएंगे। मित्रों, जहाँ तक बियाडा का सवाल है, 4 औद्योगिक प्रांगण बियाडा के अंतर्गत है और जो 4 जो औद्योगिक प्रांगण है उसमें वर्तमान में केवल 372 एकड़ जमीन खाली है, 372 एकड़। और जिन लोगों ने अलॉट करवा लिया अब वो छोड़ते भी नहीं है, दूसरे को देना भी मुश्किल और केस मुकदमा चलता रहता है उन पर। तो एक अलग कहानी है जो रविंदर जी इसके बारे में जो कुछ बातें रखी है उसमें भी समाधान हो सकता है। तो बियाडा की जो जमीन है उसमें 1642 उद्योग इस समय कार्यरत है, 1642, और 369 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन यानी लगने की प्रक्रिया में है। यानी कुल मिलाकर 369 नए उद्योग और बियाडा के प्रांगण में और लगने की प्रक्रिया में जो आगे आने वाले दिनों के अंदर और लग सकेंगे। उसी प्रकार बिहार सरकार ने जो नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति और जो बिहार सरकार ने 2016 में जो नीति लाई, उस नीति के तहत अभी तक बिहार में 1246 लोगों ने आवेदन दिया, 1246, कि हम नई औद्योगिक नीति के तहत हम उद्योग लगाना चाहते हैं, अपनी जमीन खरीदेंगे, वो कोई बियाडा के नाम से नहीं, अपनी जमीन पर 1246। और इसमें अगर ये सभी लग जाए तो करीब 14,000 करोड़ का पूंजी निवेश इसके माध्यम से होगा और करीब 20,000 लोगों को और इसमें से रोजगार मिल सकेगा। अभी तक 168 इकाइयां जो हैं वो लग चुकी हैं, जिसमें उत्पादन जो है और प्रारंभ हो चुका है और बाकी अलग अलग स्टेज में है। और उसमें सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज है जिन लोगों ने आवेदन दिया है। 486 जो आवेदन है वो केवल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए है। एनर्जी के क्षेत्र में 14 है, टूरिज्म के लिए 27, प्लास्टिक के लिए 116 है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 149 है। मैंने फिर ये आंकड़े इसलिए दे दिया कि क्या चल रहा है उसकी थोड़ी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ मित्रों, बिहार में हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना प्रारंभ की है। इस संदर्भ में एक तो जो जीएसटी आने के पहले
वैट का रिइंबर्समेंट मिलता था जो नए उद्योग लगाते थे, लेकिन जीएसटी में कैसे रिइंबर्स किया जाए। तो साल भर तो यही समस्या थी कि जीएसटी नई कर प्रणाली है, इसमें कैसे रिइंबर्स किया जाए। तो हम लोगों ने और बाकी राज्यों ने भी करीब 7-8-10 महीना पहले ही नीति बनाई है। हम लोगों की नीति फाइनल स्टेज में है और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे 1 महीने के अंदर जो जीएसटी का रिइंबर्समेंट था उसकी नीति जो है वो घोषित हो जाएगी। इसी प्रकार जो जीएसटी 1 जुलाई से आया, उसके पहले जो वैट के अंतर्गत जो लोग निबंधित थे, जो ट्रेडिंग के लोग हों या मैन्युफैक्चरिंग के लोग हों, तो वैसे जो प्री जीएसटी जो लोग थे जो वैट के तहत निबंधित थे, उनके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम ला रहे हैं, ताकि उनके जितने विवादास्पद मामले थे जो मुकदमे चल रहे थे, वो मुकदमों को खत्म किया जाए, ताकि हमारे अधिकारी भी और जीएसटी में लग सके और पुरानी चीज़ों को खत्म कर सके। तो उसके लिए वन टाइम और सेटलमेंट स्कीम जो है ये भी अंतिम चरण में, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द जो है ये वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है और मित्रों, अब जमाना है आईटी का जमाना है। तो मैं लघु उद्योग भारती के लोगों से भी कहना चाहूँगा, अब 10 साल पहले आप कहते तो लोग नहीं जानते थे मोबाइल इस्तेमाल करना या इंटरनेट का इस्तेमाल करना। अब तो रिक्शा वाला भी मोबाइल इस्तेमाल करना जानता है। अब तो जो गांव के अंदर जो डोमेस्टिक सर्वेंट आपके मेरे घर में काम करते हैं वो लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना और जान के मोबाइल का इस्तेमाल करना तो जानते ही हैं। तो इसलिए अब बैंकिंग सेक्टर में और हम लोग इस प्रयास में लगे कि किसी भी उद्यमी को किसी काम के लिए बैंक नहीं जाना पड़े, हर चीज ऑनलाइन हो, डॉक्यूमेंट्स जमा करना ऑनलाइन, आवेदन देना ऑनलाइन, स्क्रूटनी करके आप जवाब दीजिए ऑनलाइन, और आवेदन और डॉक्यूमेंट चाहिए ऑनलाइन। इसलिए ऑनलाइन का जमाना है। और छोटे उद्योग, लघु उद्योग ये कहा नहीं बच सकते किसानों के लघु उद्योग है, हम तो छोटे उद्योग है। तो एक उदाहरण दे दूं आपको कि बिहार में किसान जो है, हम बिहार में किसानों को जितना भी पैसा दे रहे हैं, एक भी किसान, करीब 70 लाख किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। और एक भी किसान की योजना का पैसा हम ऑनलाइन के बिना नहीं देते हैं। आपको ऑनलाइन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन और डीबीटी के माध्यम से फंड ट्रांसफर होगा। तो सबसे कम पढ़ा लिखा तो किसान है, गांव में रहता है। तो गांव में रहने वाले 70 लाख किसान अगर बिहार में ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं, ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा सकते हैं, और पीएम किसान योजना में तो सारा ऑनलाइन है, सारा डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन जमा करना है। तो मैं लघु उद्योग भारती से आग्रह करूंगा कि छोटे जो उद्यमी उनको भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वो अपनी व्यवस्था को, चीजों को और मोबाइल पर या ऑनलाइन करने की दिशा में उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इस दिशा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की पिछले साल। 1 करोड़ तक का ऋण एमएसएमई को 59 मिनट में मिल सकता है। 1 करोड़ फॉर एमएसएमई विद इन 59 मिनट्स, यानी 1 घंटे के भीतर आपको ऋण जो है और स्वीकृत हो सकता है। लेकिन आपको जीएसटी का निबंधन आवश्यक है, क्योंकि बैंक क्या देखता है? बैंक यह देखता है कि हम जिसको कर्ज दे रहे हैं उसकी वापस करने की क्षमता है कि नहीं। तो अगर जीएसटी में निबंधन है, पिछले 2 साल का आपका रिटर्न देख लेगा कि आपकी टर्नओवर कितना आपने दिखाया, आपने कितना जीएसटी जमा किया, और फिर उसके बाद आपका जिसको ये क्या क्रिसिल स्कोर कहते हैं, सिविल स्कोर, आपका सिविल स्कोर देख लेगा कि आपका बैंक का ट्रांजैक्शन किस प्रकार का है। तो देखिए अब समय आ गया है, लघु हो या एमएसएमईज हो, कि अब जीएसटी में निबंधन और सिविल स्कोर के माध्यम से अब आपको कर्ज जो है बहुत आसानी से और मिल सकेगा। और मुद्रा लोन के तहत बड़ी संख्या में लोगों को लोन दिया गया। और मैंने इस बार बिहार के बैंकों से कहा कि हमको अलग से आंकड़ा दीजिए कि मुद्रा लोन में जो ऋण मिला है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कितना मिला है और सर्विसेज के लिए कितना मिला है। नहीं तो अलग अलग आंकड़े नहीं देते तो पता ही नहीं चलता कि मैन्युफैक्चरिंग को कितना
कितना मिला और बाकी को कितना मिला। और इस संदर्भ में जो मैं जिक्र कर रहा था, ये जो 1 घंटे में जो MSME को 1 करोड़ तक का, या MSME को अब अगर ऋण मिलता है तो 2% की ब्याज दर में भारत सरकार ने अब 2% ब्याज अनुदान देने का और भारत सरकार ने ऐलान किया। इस साल के बजट में 350 करोड़ रुपया और उसके लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए मित्रों, कुल मिलाकर इस देश में रोजगार पैदा करने में लघु उद्योगों की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई भी सरकार कितने लोगों को नौकरी देगी, कितने लोगों को रोजगार दे सकती है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि भाई जो आदमी दूसरों को रोजगार दे रहा है, लघु उद्यमी क्या है? वह खुद कमाता और 5 लोगों का पेट भरने का काम का, 5 लोग इसके अंतर्गत काम करते हैं तो 5 परिवार को चलाता, 10 परिवार को चलाता है। तो एक नौकरी करने वाला तो अगर अपने परिवार का पेट पालता है और खतरा मोल लेता है, इसलिए नाम है उद्यमी, इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब खतरा मोल लेने वाला, रिस्क लेने वाला। उद्योग चलाना कितना कठिन काम है। नौकरी करना सबसे आसान है, महीने के अंत में तनख्वाह मिल गई, घर लेकर जाइए, वो आराम से खाइए पीजिए रहिए। फिर उद्यमियों को चाहे छोटे या बड़े हो, कितना उसको और खतरा मोल देना पड़ता है। अब मैं तो बैंकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर बैंकों का मैंने इतना चक्कर लगाया और अंत में बैंक ने कर्जा नहीं दिया, अगर मुझे कर्जा दिया होता तो मैं आज इस पद पर नहीं रह के नीचे बैठा रहता, हफ्ते के समय को छोटा मोटा उद्योग चलाता रहता और सरकार के पास जाकर और मांग पत्र पेश करता रहता। तो क्या तो मैंने मजाक से मित्रों कुल मिलाकर ये कि उद्यमी और एंटरप्राइजिंग, उद्यमी व्यापार करना, उद्योग करना, यानी कितना कितना रिस्क लेकर वो काम करता है। इसलिए मित्रों, जो लघु उद्योगों की जो भूमिका है इस देश के अंदर, वो बहुत बड़ी भूमिका है। और इसलिए हम लोगों ने GST के अंदर भी जितना राहत देना संभव था वो प्रयास किया है। कि अब तो 40 लाख तक के जो लोग हैं उनको मुक्त कर दिया कि उनको GST में निबंधन कराने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पहले आपको याद होगा वैट के अंदर 10 लाख तक का भी ऊपर वालों को निबंधन कराना पड़ता था। अब 40 लाख तक के जो व्यापार करने वाले या उद्योग चलाने वाले लोग, उनको रजिस्ट्रेशन की और आवश्यकता नहीं है। एक्साइज के जमाने में 1.5 करोड़ तक को एक्साइज नहीं देना पड़ता था, लेकिन वैट पे तो निबंधन लेना ही पड़ा। इसलिए 40 लाख और अब ये भी कर दिया कि 1.5 करोड़ तक जिनका टर्नओवर है वो अगर चाहें तो कंपोजिशन स्कीम है, उसमें अलग अलग टैक्स रेट है, 1%, 2%। आपको ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखना है और टर्नओवर का 1% जमा कर दीजिए, 2% जमा कर दीजिए। उसकी भी सीमा बढ़ाकर 75 लाख थी, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ किया। अब उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1.5 करोड़ कर दिया है। और अब GST में और जितना सरलीकरण करना संभव है हम लोग सरलीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो छोटे उद्योगों को जो दिक्कत है वो दिक्कत इसलिए आई कि एक्साइज में 1.5 करोड़ तक एग्जेम्प्टेड था एक्साइज के, और बड़ी संख्या में लोग थे जो 1.5 करोड़ जिनका टर्नओवर था, तो उनको जो माल पैदा करते थे उस पर एक्साइज नहीं लगता था। लेकिन GST के अंतर्गत वो सारे लोग आ गए, तो अब गोदरेज के ताले पर भी उतना ही टैक्स लगता है जितना कि अलीगढ़ के किसी छोटे उद्यमी के निर्मित ताले पर लगता है। तो इसलिए इसके कारण ये मालूम है कि छोटे उद्यमियों को प्रारंभ में काफ़ी दिक्कत आई है। अभी भी काफ़ी कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन हम लगातार हम लोग उसके समाधान करने के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। तो इसे कुल मिलाकर मित्रों, मैं भीमसरिया जी से आग्रह करूँगा कि 26 तक विधानसभा, उसके बाद आपके 2-4-5 लोग मिलकर एक बार बैठें और उसमें क्या क्या समाधान कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का और सरलीकरण कर सकते हैं। तो हम लोग यथासंभव उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके सरलीकरण करने का प्रयास करेंगे। लघु उद्यमी है और जो लघु उद्योग भारती के जो सभी सदस्यगण हैं, उन सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई, शुभकामना, धन्यवाद देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ।
यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। स्वास्थ्य केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।